इजराइल पर हमला कब करेगा? ईरान ने इजराइल से बदले का क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया है? कब, कैसे और कहां हमला करेगा ईरान? इजराइल में ईरान के हमले की टाइमलाइन क्या है? आज TV9 भारतवर्ष इसकी सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहा है। ईरान हानिया की हत्या का बदला लेने की पूरी तैयारी कर चुका है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना 24 से 48 घंटे के अंदर इजराइल में हमला करने जा रही है। ईरानी सेना की जिस तरह की तैयारी है वो इस बात का संकेत है कि आने वाले 48 घंटे इजराइल पर बहुत भारी है। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इजराइल में 1-2 नहीं करीब 20 राउंड मिसाइलों की फायरिंग करने वाली है। ईरान की तरफ से हंगरी को जानकारी दे दी गई है कि ईरानी फौज इजराइल पर हमला करने जा रही है। उधर रूस के NSA सरगई शोइगु ईरान की राजधानी तेहरान पहुंच गए। शोइगु ने ईरान को हर तरह की मदद देने का भरोसा दिया है। इजराइल पर हमले से पहले ईरान अपनी सुरक्षा चाक चौबंद कर रहा है। इजराइल और अमेरिका के हमलों से बचने के लिए ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मांगे थे। IRGC से जुड़े सूत्रों की बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि हानिया की हत्या कर इजराइल बहुत बड़ी गलती कर बैठा है। ईरान इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी जंग लड़ने को तैयार है। इतना ही नहीं, ईरान ने दुनिया भर के राजदूतों के साथ बैठक की। ईरानी सेना न सिर्फ हमले का अभ्यास कर रही है, बल्कि उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी का वीडियो जारी कर शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया है। ईरानी सेना का दावा है कि इसी तरह कई अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी को हमले के लिए तैयार कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक ईरान अंडरग्राउंड साइलो से मिसाइलें फायर करेगा। इस वजह से इजराइल और अमेरिका को हमले के बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। और ईरानी सेना अंडरग्राउंड साइलो में जिस मिसाइल को फायर करेगी अंडरग्राउंड साइलो से, उसका नाम है खुर्रम शहर 4 मिसाइल। ये मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2000 किलोमीटर की दूरी तय करने में, अपने टारगेट को सटीकता से तबाह करने में बहुत सक्षम है। इसकी स्पीड है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि ये बहुत ही तेज रफ्तार से जाकर हमला करती है। ये अपने साथ 1800 किलो का बारूद ले जाकर विस्फोट करती है। ईरान से इजराइल के बीच की दूरी 1500 किलोमीटर के करीब है और खुर्रम शहर 4 मिसाइल की रेंज है 2000 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिसाइल करीब करीब पूरे इजराइल में पहुंचकर धमाका कर सकती है। ईरानी सेना यानी IRGC ने इस मिसाइल के बारे में जो दावा किया है उसे सुनकर इजराइल और अमेरिका दहल गए। ईरानी सेना के मुताबिक एक खुर्रम शहर 4 मिसाइल अपने साथ 80 वॉरहेड लेकर जाती है और एक साथ एक समय पर 80 टारगेट को हिट करती है। ईरानी सेना ने कहा है कि अगर वो 100 मिसाइलें फायर करती है तो ये 100 मिसाइलें 8000 वॉरहेड ले जाकर 8000 ठिकानों को तबाह कर देंगी। सूत्रों के मुताबिक ईरानी सेना इस बार 100 मिसाइलें 20 राउंड में फायर करने जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ईरान इजराइल पर 2000 खुर्रम शहर 4 मिसाइल फायर करेगा। 2000 मिसाइल अपने साथ 1,60,000 वॉरहेड लेकर जाएंगी और इजराइल में 1,60,000 टारगेट को तहस नहस कर देंगी और इस तरह इजरायली धरती पर अब तक का सबसे बड़ा सर्वनाश हो जाएगा। ईरान का विध्वंसक हमला किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। इस बात का सबूत तब मिला जब ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय विमानन कंपनियों और प्राधिकरण को वार्निंग जारी कर दी। ईरान ने कहा है कि पायलट ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल न करें।
बाइडेन के बाद अब सऊदी अरब भी ईरान के हमले के खिलाफ हो गया है। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ईरान को हमले के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। ईरान को रूस से सुरक्षा की गारंटी मिली तो अमेरिका ने इजरायल की रक्षा के लिए युद्धपोत और लड़ाकू विमान भेज दिए। कतर में अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर को तैनात कर दिया है। अमेरिका की 4 लड़ाकू विमान जॉर्डन पहुंच गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कतर से बात की है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूएई और सऊदी प्रिंस से बात की है। सेंटकॉम चीफ जनरल माइकल कोरेला तेल अवीव पहुंचे। उन्होंने आईडीएफ चीफ से मुलाकात की। इजरायल भी ईरान के हमले से बचने के लिए तैयारियों में जुटा है। इजरायल ने अस्पतालों की पार्किंग एरिया को इमरजेंसी यूनिट में बदल दिया है। युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। ये धमाका क्यों हुआ, किसने किया, इसे लेकर ईरान ने दुनिया को कोई जानकारी नहीं दी है। जंग अब सिर्फ इजरायल और ईरान के बीच नहीं हो रही, ये युद्ध अब अमेरिका और रूस के बीच का पावर शो बनने जा रहा है। एक ऐसा पावर शो जिसमें कई देशों का खात्मा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। इजरायल में हिजबुल्लाह का बड़ा हमला, ये जानकारी सामने आ रही है। उत्तरी इजरायल के कई शहरों में हमला किया है। रॉकेट हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये उस रॉकेट हमले की तस्वीरें आपके सामने। तो इजरायल के दी एंड यानी संपूर्ण खात्मे के लिए ईरान ने एक स्पेशल ऑपरेशन प्लान किया है। खामनेई में बनी इस योजना को ऑपरेशन 7 कहा जा रहा है, क्योंकि ईरान 7 फ्रंट से इजरायल पर हमला करेगा। हमला करने के लिए 7 अलग अलग ग्रुप को तैयार किया गया है। अमेरिका के भी 7 ठिकानों को इराक में निशाना बनाने की तैयारी है। प्लान ऐसा है कि इजरायल के लिए मुकाबला बेहद मुश्किल हो जाएगा। खामनेई के 7 इलाकों वाले चक्रव्यूह में इजरायल किसी भी मोर्चे पर मजबूत साबित हुआ तो बाकी के मोर्चे से बारूदी खैर बरपाया जाएगा। खामनेई के ऑपरेशन 7 की पूरी डिटेल आप इस रिपोर्ट में देखिए। हमले का ऐसा प्लान कि हर इंतजाम हो जाएगा नाकाम। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की ऐसी योजना कि इजरायल की सेना के लिए हालात संभालना मुश्किल होगा। युद्ध के इतने फ्रंट कि इजरायल एक जगह मजबूत हुआ तो दूसरी जगह मात खाएगा। नहीं बल्कि ईरान इजरायल पर 7 दिशाओं से हमले की योजना में है। इजरायल के खात्मे के लिए खामनेई का ऑपरेशन 7 बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दुनिया के मानचित्र पर एक बेहद छोटा सा देश नजर आता है इजरायल। जरा सोचिए, इस छोटे से इलाके पर 7 दिशाओं से मिसाइल की वर्षा हुई तो क्या होगा। इस्माइल हानिया की मौत के कुछ घंटों बाद मस्जिद जमकरान पर लाल झंडा लगा दिया गया था, जो बदले का प्रतीक है। इसी तरह ईरानी कमांडर सुलेमानी की मौत के वक्त भी झंडा लगाया गया था, लेकिन ईरान ने वक्त लिया और हमला अब तक नहीं हुआ। इसकी वजह यह है कि ईरान सिर्फ जोश से नहीं बल्कि होश से काम ले रहा है। खामनेई ने इजरायल पर हमले के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग की है। ईरान ने इजरायल पर हमले के लिए ईरानी प्रॉक्सी को जो फाइल दी है उस पर ऑपरेशन 7 लिखा गया है, जिसके तहत इजरायल पर 7 जगहों से हमले होंगे। 7 ग्रुप को हमले की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
का ऑपरेशन ऐसा होगा कि चंद मिनटों में ही कई तरफ से इजराइल पर भारी प्रहार होगा। ऐसा इसलिए ताकि इजराइल का एयर डिफेंस नाकाम हो जाए। इस वक्त इजराइल ने सबसे बड़ी तैयारी लेबनान बॉर्डर पर की हुई है, लेकिन ईरान का प्लान ऐसा है कि इजराइल पर चारों तरफ से हमले हों। अमेरिका से निपटने के लिए भी ऐसी ही तैयारी है। इजराइल के साथ साथ अरब में अमेरिका के 7 ठिकानों पर भी हमले किए जाने की प्लानिंग है। इसकी शुरुआत इराक में अमेरिकी बेस पर हमले से हुई है। अमेरिकी बेस पर हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। हिजबुल्लाह ने भी इजरायली बेस को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल के बेरौन बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया। इराक में अल असद बेस पर भी हमला किया गया। अल असद पर अमेरिका की सेना ड्रोन हमला हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन धमाके में इजराइल के कई सैनिकों की मौत हुई है, कई सैनिक जख्मी भी हुए हैं। ये तमाम हमले ईरान की प्लानिंग का ट्रेलर है। युद्ध की शुरुआत इसी तरह से की जाएगी। प्रॉक्सी संगठन इराक में अमेरिकी बेस पर हमले शुरू करेंगे। फ्रंट पर हिजबुल्लाह, हूती और हमास जैसे संगठन रहेंगे। यानी बॉर्डर पर इजराइल प्रॉक्सी संगठनों से जूझ रहा होगा और इसी बीच ईरान की मिसाइलें और ड्रोन इजराइल के अहम ठिकानों पर कहर मचाएंगे। ईरान के पूरे चक्रव्यूह के बारे में अब आपको बताते हैं। गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। ये संगठन भी जंग के दौरान हमले तेज करेगा, ये जानकारी सामने आ रही है। लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है। यानी ये 3 ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। वो 3 फ्रंट है, कौन से हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, 7 दिशा 7 दुश्मन इजराइल से जंग। जो हम गाजा की बात कर रहे थे, गाजा की बात सबसे पहले देख लीजिए। गाजा और वेस्ट बैंक हमास तक हथियार पहुंचाए जा रहे हैं। वेस्ट बैंक में ये संगठन भी जंग के दौरान हमले तेज करेगा। दूसरा, लेबनान से हिजबुल्लाह का प्रहार जारी है। यानी ये 3 ऐसे फ्रंट हैं जहां से इजराइल अभी और तेज हमले का सामना करने वाला है। ये देखिए, अभी देखिए आपके सामने दूसरा फ्रंट आ गया। और इसके बाद सीरिया में हमलों की शुरुआत हो गई। यहाँ से प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी और इजरायली ठिकानों पर हमले शुरू करेंगे। अब खामनेई के पूरे चक्रव्यूह को देखिए। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी हमले करेगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो हम आपको 7 फ्रंट बता रहे हैं, इसमें ये फ्रंट बहुत अहम है। गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, सीरिया और इधर इराक, यमन से हमले होंगे। ईरान की सेना भी इस पर हमले करेगी। ये आपके सामने ग्राफिक के जरिए आप देख रहे हैं। खामनेई ने 7 ऐसे फ्रंट तैयार कर लिए जहां से इजराइल पर हमले की तैयारी है। इन इलाकों में मौजूद तमाम संगठनों तक हथियार पहुंचाने में ईरान को वक्त लगा है। कहा जा रहा है कि यही वजह है कि ईरान ने हमले के लिए वक्त लिया है। पूरी तैयारी होते ही इजराइल पर भारी हमला होने वाला है। हिजबुल्लाह ने हमले की रफ्तार को और तेज कर दिया है। इजराइल के एलात इलाके में सेना का नया मुख्यालय बनाया गया था। लेकिन हिजबुल्लाह ने सोमवार की रात को सेना के इसी ठिकाने पर हमला कर दिया। सोमवार को सुबह 8:15 बजे हिजबुल्लाह ने इजराइल के मलिकिया में ड्रोन से हमले किए। सुबह 10:05 पर इजराइल के रमीम में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से प्रहार किया गया। दोपहर 12:40 पर जरिफ में सेना के बैरक पर आर्टिलरी से गोले दागे गए। फिर 12:50 पर रसल नकूरा नेवल साइट पर हमला किया गया। शाम 6:05 पर खिरबेत मार में इजरायली आर्टिलरी पर रॉकेट प्रहार हुआ। शाम 7 बजे शेबा फार्म इलाके में इजरायली सेना पर हमला हुआ।
हिजबुल्लाह ने इजराइल के माउंट नेरिया बेस को भी निशाना बनाया है। इस इलाके में कई ड्रोन से हमला किया गया। माउंट नेरिया में इजराइल की गोलानी फोर्स ने बेस बनाया है। हिजबुल्लाह ने यहां गोलानी फोर्स के अफसरों को टारगेट किया। माउंट नेरिया में कई सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। गोलानी फोर्स इजराइल की पैदल सेना है। इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है कि हिजबुल्लाह के ड्रोन और रॉकेट अब एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं। इराक के जिस अमेरिकी बेस पर हमला हुआ वहां सी रैम एयर डिफेंस तैनात है, लेकिन अल असद बेस पर फिर भी धमाका हो गया। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह ईरान के अर्श 122 mm रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। लेबनान के कई इलाकों में इजराइल ने फिर हवाई हमला किया है। समंदर में अमेरिका की तैनाती भी बढ़ती जा रही है। अमेरिका का वास्प एम्फीबियस रेडी ग्रुप लेबनान इजराइल के करीब बढ़ रहा है। इजराइल और अमेरिका ने तैयारी पूरी कर ली है। अब इंतजार ईरान के पहले हमले का है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ने तय कर लिया है कि वो ईरान पर पहला प्रहार नहीं करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर, डोनेट्स्क में रूसी सेना का बड़ा हमला हुआ है। रूस का MLRS से बारूदी वज्रपात हमले में यूक्रेनी सेना के 3 ठिकाने ध्वस्त हो गए। यूक्रेन के 16 सैनिक भी मारे गए। तो कल यूक्रेन की राजधानी कीव में बारूदी विनाश की रात थी, क्योंकि बीती रात रूस की सेना ने कीव पर ताबड़तोड़ अंदाज में आसमानी हमले किए। रूसी नहीं बल्कि किम ने बारूदी जखीरे से इंपोर्ट की गई घातक मिसाइलें भी दागी। इस हमले के बाद यह दावा किया जा रहा है कि कीव के करीब 70% इलाके पर रूसी सेना का कब्जा हो चुका है और मौजूदा वक्त में पुतिन की फौज पश्चिमी कीव में दाखिल भी हो चुकी है। ऐसे में यह आशंका जताई जा रही है कि अगले 48 घंटे में पूरे कीव पर रूसी सेना का कंट्रोल हो सकता है। कीव में रूसी ध्वज लहरा सकता है। आखिर कैसे, देखिए। अगले 48 घंटों तक कीव का कोना कोना बारूदी भूचाल से दहल जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव पर डबल फ्रंट से प्रचंड प्रहार किया जाएगा। अगले 48 घंटों तक कीव की धरती मिसाइल हमलों से थर्रा जाएगी। इतना ही नहीं, आशंका ये तक जताई जा रही है कि 48 घंटे बाद यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी ध्वज लहराएगा। विध्वंसक अंदाज में रूसी ब्रिगेड ने पूर्वी और पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों से हमला किया। यकीन मानिए, रूस के इन हमलों से कीव का कोना कोना धधक उठा। दरअसल बीती रात रूस ने राजधानी कीव पर विध्वंसक अटैक किया, जहां कीव को दहलाने के लिए रूस ने स्कंदर मिसाइल दागी। कीव पर हमले के लिए KN-23 मिसाइल का इस्तेमाल किया। दावा है कि अब रूसी ब्रिगेड डीप्रो लाइन से आगे बढ़ चुकी है। रूसी फौज ने कीव में ग्राउंड ऑपरेशन का भी आगाज कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि कीव विजय के प्रण को लेकर ही पुतिन ने यूक्रेन से जंग का आगाज किया था और इसी प्लान के तहत रूसी ब्रिगेड ने चंद दिनों पहले ईस्टर्न फ्रंट से कीव की घेराबंदी की और फिर डीप्रो लाइन
लाइन यानी कीव को दो हिस्सों में बांटने वाली नीप्रो नदी के पूर्वी छोर तक के इलाके पर कब्जा कर लिया। मगर अब रूस की थल सेना नीप्रो लाइन को भी क्रॉस कर पश्चिमी कीव की तरफ कूच कर चुकी है। वहीं ईस्टर्न फ्रंट से लगातार पश्चिमी कीव के इलाकों में मिसाइलों की बारिश की जा रही है और करीब 70% कीव पर यूक्रेन का कंट्रोल हो चुका है। आखिर कैसे, ये भी जान लीजिए। कीव पर कब्जे के लिए पुतिन ने जंग का आगाज किया था और जंग के 30 महीनों बाद रूसी ब्रिगेड को बड़ी कामयाबी मिली और वो है 70% कीव पर कंट्रोल। दावा किया जा रहा है कि पुतिन ब्रिगेड ने सबसे पहले ईस्टर्न फ्रंट से यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी की और फिर रूस की सेना ने ईस्टर्न फ्रंट से कीव की तरफ कूच करते 70% इलाके पर रूसी ब्रिगेड का हमला हो चुका है। वही आशंका इस बात की भी जताई जा रही है कि अब बेलारूस फ्रंट से भी रूसी सेना कीव के बाकी बचे हिस्से पर बड़े हमले को अंजाम दे सकती है। इसी तरह रूस ने पहले डोनेट्स्क लुहांस्क को जीता, फिर अवदीव्का मारियोपोल में रूसी झंडा लहराया। और हाल ही में खार्किव फतेह के साथ ही पुतिन ब्रिगेड ने अपने अगले टारगेट यानी यूक्रेन की राजधानी कीव पर चढ़ाई कर दी ताकि कीव के कोने कोने को तबाह किया जा सके और फिर कीव पर रूसी ध्वज लहराया जा सके। हैरान करने वाली बात यह है कि जैसे ही रूस ने नीप्रो लाइन से कीव पर धावा बोला, ज़ेलेंस्की सरकार में खलबली मच गई। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ज़ेलेंस्की समेत पूरी कैबिनेट ने लवीव और क्रीवी रीह में शरण ली। ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री और बड़े अधिकारियों ने भी कीव छोड़ा। दावा है कि ज़ेलेंस्की सरकार के मंत्री सीक्रेट बंकर में छिपे हुए हैं। मतलब यह है कि हमले के डर से अपनी जान बचाने के लिए ज़ेलेंस्की समेत तमाम सरकार के मंत्री और अधिकारियों को खुफिया अड्डों में दुबकना पड़ा और इसकी वजह थी कीव तक रूसी सेना की दस्तक। जो इस बात का संकेत दे रहा है कि जल्द ही यूक्रेन की राजधानी कीव ज़ेलेंस्की के हाथ से रेत की तरफ फिसलने वाली है। एक तरफ कीव पर रूसी फौज इस्कंदर से तबाही मचा रही है, तो वहीं कीव में तबाही के लिए रूसी डिफेंस किम के ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका नाम KN-23 मिसाइल है, जो एक अनगाइडेड हथियार है, कहीं भी बारूदी भूचाल ला सकता है। हैरान करने वाली बात यह है कि नॉर्थ कोरिया में बनी KN-23 मिसाइल अचूक और सटीक निशाना लगाने के बजाय अनियंत्रित होकर टारगेट को हिट करती है। ऐसे में रूसी डिफेंस किम के बारूदी जखीरे से निकली इस मिसाइल की कमजोरी का फायदा उठा रहा है और KN-23 मिसाइल के जरिए कीव में कोलैटरल डैमेज कर रहा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2023 में रूस ने नॉर्थ कोरिया से KN-23 मिसाइल का सौदा किया था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल KN-23 एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता करीब 600 किलोमीटर तक है। KN-23 का कुल वजन करीब 3500 किलो है। यह मिसाइल 500 किलो तक विस्फोटक ले जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में इस मिसाइल को वॉनसोंग 11 के नाम से जाना जाता है। इससे पहले भी रूसी डिफेंस KN-23 मिसाइल से यूक्रेन में तबाही मचा चुका है, भीषण नरसंहार को अंजाम दे चुका है, मगर इस बार इस मिसाइल ने कीव में कोहराम मचाया है। इस हमले के जरिए रूस पश्चिमी देशों और यूक्रेन की जनता को मैसेज देना चाह रहा है कि अगर ज़ेलेंस्की की जिद ऐसे ही जारी रही तो जल्दी यूक्रेन अपनी राजधानी को खो देगा।
ऐसे में पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन की जनता ही ज़ेलेंस्की के खिलाफ हो जाए, ताकि जनता ही यूक्रेन में तख्ता पलट कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। बांग्लादेश से अब खबर है। बांग्लादेश में अंतरिम सरकार गठन की तैयारियां तेज हो गई हैं। अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस बोले, अंतरिम सरकार के नेतृत्व के लिए मैं तैयार हूं। ये मोहम्मद यूनिस ने कहा। प्रदर्शनकारी छात्र चाहते हैं मैं नेतृत्व करूं। देश में स्वतंत्र चुनाव का भी भरोसा उन्होंने दिलाया। प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में सुरक्षित हैं, लेकिन बांग्लादेश में मौजूद 1 करोड़ 31 लाख हिंदुओं की जान खतरे में है। हिंदू परिवार दहशत में है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी लगातार उनके घरों को निशाना बना रहे हैं। दुकानों को लूटा जा रहा है, मंदिरों को आग के हवाले किया जा रहा है। कुल 27 जिले ऐसे हैं। कहीं बंद दरवाजों के पीछे लोग डर के साए में चीखते रहे, कहीं हिंदुओं के मॉल और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। एक एक सामान लूट लिया गया। ये सभी तस्वीरें बांग्लादेश की और ये सभी हमले हिंदुओं पर हुए हैं। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 1 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं की जान पर संकट मंडरा रहा है। सोमवार को शुरू हुई हिंसा के बाद जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, भीड़ ने पहले पीएम हाउस और सरकारी संपत्तियों में तोड़फोड़ की। इसके बाद कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू धर्म से जुड़ी आबादी आ गई। हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर टारगेट किया जाने लगा। उनके घरों को फूंक दिया गया। जरा इस तस्वीर को देखिए। घर की खिड़की खुली है, सारा सामान बिखरा हुआ है। घर के बाहर कट्टरपंथी आगजनी कर रहे हैं और डर से चीखती, सिसकियां लेती एक महिला ईश्वर से जान बचाने की गुहार लगा रही है। अब जरा एक और तस्वीर देखिए। सोफा, बेड, घर का जो भी सामान हो सकता है, परिवार ने उसे दरवाजों से सटा दिया है। कोशिश है कट्टरपंथी भीड़ को घर में घुसने से रोकने की। दरवाजे हर तरफ गुस्साई भीड़ है जो बस किसी भी तरह घर में घुसना चाहती है। पूरा परिवार डर से चीख रहा है, चिल्ला रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। टेस्ट मैच जीत लिया। 107 रन का लक्ष्य था जो न्यूजीलैंड को दिया गया था। न्यूजीलैंड ने उसको 2 विकेट खोकर ही हासिल कर लिया। 36 साल के बाद न्यूजीलैंड की टीम भारत में कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब रही। वो भी तब जब वो श्रीलंका में हार के आए थे। वो भी तब जब उनके पास एक नया कप्तान था। दे वर नॉट श्योर कि वो यहाँ पर क्या कर पाएंगे। उनको एक्सपीरियंस लेना था, मगर जो एक्सपीरियंस उन्होंने टीम इंडिया को दिया वो टीम इंडिया को जरूर याद रह जाएगा। 3 मैच की सीरीज है और 0-1 से टीम इंडिया अब वो टीम इंडिया को जरूर याद रह जाएगा। 3 मैच की सीरीज है और 0-1 से टीम इंडिया अब इसमें पीछे हो गई है, यानी कि बाकी 2 मैच जीतने पड़ेंगे अगर आपको सीरीज अपने नाम यहां पर करनी है। तो इस तरीके से जो है पूरा मुकाबला टर्न आउट हुआ। कुछ खट्टी मीठी यादें जो है ना वो टीम इंडिया को दे गया, कुछ लेसन्स जो है वो टीम इंडिया को यहाँ पर जरूर जो है वो दे गया ये टेस्ट मैच, और उसको ग्रैब करना बहुत जरूरी है। गलतियां कहां पर हुई उस पर भी चर्चा करेंगे, एक एक करके उन सब गलतियों पर बातचीत करेंगे, मगर उससे पहले बहुत जरूरी है एक
चीज रोहित शर्मा का बयान दिखाना चाहता हूं जो उन्होंने टेस्ट मैच हारने के बाद दिया। एक तरीके से खिलाड़ियों को जो है ना चेतावनी दे दी, बिना कुछ बोले, बिना किसी का नाम लिए। मैं वो शख्स नहीं हूं जो मैच के बाद ज्यादा बात करता हूं। इन खिलाड़ियों को पता है कि ये कहां खड़े हैं। हर किसी को टीम के बारे में पता है। मैं किसी को लेकर भी कुछ अलग बात नहीं करूंगा। जिसे भी टीम के अंदर मौका मिलेगा उसे खुद को साबित करना होगा। ये काफी अच्छा है कि कई खिलाड़ी अभी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए ये दुख की बात थी कि गिल इस मैच में नहीं थे। ऐसे में सरफराज को मौका मिला और उन्होंने कमाल दिखा दिया। तो उन्होंने भाई सीधी सीधी सी बात जो है आयुष बोलती कि भाई मैं किसी खिलाड़ी के बारे में जो है अलग से बात नहीं करूंगा। मतलब जो भी बात है सब खिलाड़ियों को पता है कि वो कहां खड़े हैं, हमसे गलतियां कहां हुई हैं, कहां पर किन खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी नहीं ली। और ये भी बोल दिया उन्होंने बातों बातों में कि ये अच्छी बात है कि कुछ खिलाड़ी जो है ना वो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जो खिलाड़ी अंदर है वो ये ना समझे कि उनकी प्लेस जो है टेकन फॉर ग्रांटेड है। मतलब दबी जुबान में have to be on their toes. बस दबी जुबान में ही सही उन्होंने बोल दिया कि भाई जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है उनको ग्रैब करना चाहिए। कि भाई कोई अपनी जगह को लेकर सिक्योर तो फील बिल्कुल भी ना करे। सबको पता है उसका क्या काम है, सबको अपना अपना एक डेफिनेट रोल दिया गया है। अगर Hmm.